The new era of electrohomeopathic study guidance center, human body, living organism, evolution, part 6. Welcome all participants and attendants. Living organism, evolution. जीवित जीव जीव जो जिंदगी पृथ्वी पे पाए जाते हैं उनके विकास के बारे में, उनके डेवलपमेंट के बारे में आज हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। और इसी के अकॉर्डिंग हम आगे जो है इनके सेल्स सरफेस और डीएनए वगैरह के बारे में भी स्टडी करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ये बेसिक स्टडीज़ ऑफ बायोलॉजी के अंदर इन्वॉल्व है अपनी सिलेबस के अंदर। एवोल्यूशन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म चेंज ओवर टाइम। इट्स एक्सप्लेन how simple life for develop into the diverse and complex organism we see today। जो आज के दिनों में जो जीव हैं उनका विकास जो हो रहा है उसमें हम देखते हैं लगातार चेंजेस पाए जा रहे हैं। हाइट के हिसाब से, कलर के हिसाब से, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो किसी टाइप की एनिमल्स भी हो, उनमें भी हम देख रहे हैं कुछ चेंजेस पहले के मुकाबले आज चेंजेस अलग हो रहे हैं। या तो उनकी साइज़ से बढ़ जा रही है या फिर उनके रहने और खाने का भी जो तरीका है वो बदला जा रहा है। और आज एनवायरनमेंट पे जो एनवायरनमेंट जो हमारा पॉल्यूटेड हुआ है उसके अकॉर्डिंग भी अगर ये चेंजेस नहीं आती और तो उस कंडीशन में यहाँ पे सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है, चाहे वो ह्यूमन हो, चाहे एनिमल हो, चाहे वो प्लांट्स हों। तो इसी इवोल्यूशन, इसी बदलाव, इसी जो है विकास को, इसी ही डेवलपमेंट को हम कंडीशन वाइज स्टडी करते हैं। और कोई भी चीज़ अगर चेंज नहीं होती वो ख़त्म हो जाती है, वक्त के साथ चेंज होना ज़रूरी होता है। इट्स एक्सप्लेन सिंपल लाइफ, जैसे कि इसमें एक साधारण ज़िंदगी को लिख सकते हैं। डेवलप्ड इनटू द डाइवर्स एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। हम अपनी ज़िंदगी में देख सकते हैं कि बहुत से ऑर्गेनिज्म हैं जो कॉम्प्लेक्स तरीके से डाइवर्स हो रहे हैं। एक ही नस्ल की चीज़ें होती हैं, एक जैसे फैमिली की चीज़ें होती हैं। जैसे रेडिश ले लें, रेडिश एक सब्ज़ी में आती है, जिसे मूल भी कहते हैं, कोई मूली भी कहते हैं, कोई मूला भी कहता है। तो ये रेडिश जो है या कैरेट है, कैरेट भी आप देखे होंगे कुछ ऑरेंज कलर की होती है, कुछ हलवे के लिए यूज़ की जाती है। डिफरेंट टाइप शेप हैं एंड साइज़ और कलर्स में भी होती हैं, कुछ ब्लैक भी होती हैं। तो ये इनके जो अ, ऑर्गेनिज़्म में प्लांट्स भी आ जाते हैं और जीव-जंतु भी आते हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में ज़िंदा रह रहे हैं, जो सर्वाइव कर रहे हैं। तो उसमें लगातार चेंजेस आ रहे हैं, चाहे वो फ्रूट्स के अंदर देख लें, चाहे वो हमारे जो एनिमल्स हैं उनके अंदर चेंजेस। फिर जैसे कि कुछ जो ह्यूमन बीइंग होते हैं उनके अंदर भी कुछ कलर को लेके चेंजेस आ जाते हैं, जैसे कि मदर और फादर का कलर कुछ और है, फिर उसके बाद उनका कुछ और है। और एनवायरनमेंट्स में जैसे कि एक जगह से दूसरी जगह जब मूव करते हैं वहाँ पे भी चेंजेस उसके अकॉर्डिंग बॉडी एडजस्ट हो जाती है। तो ये सर्वाइवल जो कंडीशन है यही हमारी जो है एवोल्यूशन है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। और इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में सभी भी आते हैं, सभी जीव जंतु आ जाते हैं। डेफिनेशन, एवोल्यूशन इज अ ग्रेजुअल चेंजेस इन द कैरेक्टरिस्टिक। जो ऑर्गेनिज्म की है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो एवोल्यूशन, जो बदलाव है लगातार, ये एक ख़ास है। अगर ये नहीं कर सकते तो वो सर्वाइव कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। करेक्टरिस्टिक ऑफ द स्पेसिफिक characteristic of a specific over generation through the process of like mutation, variation, natural selections and adoptions। म्यूटेशन जो अपना बढ़ाव करते हैं, वेरिएशन कंडीशन के हिसाब से अपने आप को मूव कर लेना, नेचुरल सिलेक्शन और अपनी डेवलपमेंट के लिए नेचर का सिलेक्शन करते हैं या नेचुरल हैबिट चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं।
एंड एडॉप्शन और किसी चीज़ को लेना और छोड़ना, इसमें मेल एंड फीमेल एंड सभी एनिमल और प्लांट्स में भी आता है। जैसे कि नेचुरल सिलेक्शन, अब एक पपाया का अगर हम प्लांट्स लेते हैं और वो एक फर्टिलाइज होता है एक मेल पपाया प्लांट से, और जब हम मेल पपाया प्लांट्स देखते हैं तो उसके अंदर तमाम से बर्ड्स जो हैं, फ्लावर्स हैं, एक साथ आते हैं और एक ब्रांच से निकलती है। और इसी तरीके से जब वो फीमेल जो प्लांट्स होता है उसके अंदर सिंगल फ्लावर आते हैं। ये जो फर्टिलाइजेशन इनका होता है ये इंसेक्ट के ज़रिए होता है, और ये नेचुरल और सेलेक्ट करते हैं। हालांकि इंसेक्ट सभी प्लांट्स पे बैठते हैं और सभी प्लांट से होकर के उस पे भी आते हैं, लेकिन उस कंडीशन में फर्टिलाइजेशन सिर्फ उनके ही जो है जो फैमिलीज़ के हैं, जैसे कि पपाया मेल है तो उसी का ही जो यहाँ पे शीड डेवलप करता है, अ, तो उसके वजह से हम पपाया का डेवलपमेंट हो पाता है। लेकिन यही चीज़ एनिमल्स के हैं, अडॉप्ट करते हैं दूसरे से, और नेचर के अकॉर्डिंग जो है अपना सिलेक्शन खुद करते हैं। और बॉडी के अंदर भी नेचुरल सिलेक्शंस होते हैं जो कि हमारे ऑर्गन्स नॉर्मल होते हैं एटमॉस्फेयर को लेकर के, चेंजेस भी आते हैं और म्यूटेशंस भी होता है। अगर म्यूटेशन ना हो तो एक बच्चा पैदा हो रहा है तो उसी कंडीशन में वो हमेशा के लिए बच्चा बना रहेगा, अगर म्यूटेशन उसका सही तरीके से ना हो। म्यूटेशन ज़रूरी है, म्यूटेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो तो ये कैंसर है, और ये एक ख़तरनाक बीमारी भी है। और अगर कंट्रोल में है म्यूटेशन और बॉडी उसे कंट्रोल कर रही है तो ये एक बेनिफिट है, ये एक नेचुरल गुड हैबिट है बॉडी की, वेरिएशन। इसी तरह हमारी बॉडी में चेंजेस लगातार होते रहते हैं। अगर ये चेंजेस ओवर हो गए या लोअर हो गए, मतलब हाइपर हो गए या हाइपर हो गए, तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस डिजीज़ की शक्ल में वो चीज़ या कॉम्प्लिकेशंस सिम्टम्स में आएंगी, और उसका हमें फिर प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होगी बॉडी के अंदर। ओके, कंसेप्ट इन एवोल्यूशन, जो कंसेप्ट है इसके की वेरिएशन है। सबसे पहले, डिफरेंस एग्जिस्ट अमॉन्ग इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पेसीज। अलग अलग जो स्पेसीज हैं उनमें अपना अकेला चुनाव करना या उसमें अपने आप को उस कंडीशन में बदलाव करना। डिफरेंस एग्जिस्ट अमॉन्ग इंडिविजुअल, अकेला, द सेम स्पेस, एक जैसे स्पेसिस अगर हैं तो उसमें अपने आप को अलग रखना और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को डेवलप करना। एग्जाम्पल, डिफरेंट स्किन कलर, बिग साइज और बॉडी शेप। ओके, जैसे कि अ, सभी के अलग अलग कलर होते हैं, और बिग साइज उनके साइज भी अलग होते हैं, और बॉडी शेप भी जाते, किसी का बहुत ज़्यादा बहुत लॉन्ग होता है, कोई वो शॉर्ट होता है, किसी कोई फैटी होता है, वो ओवर वेट होता है। तो ये कंडीशन बॉडी का कोई बहुत ज़्यादा चौड़ा होता है, कोई थिंग्स होता है, पतला होता है, इस तरीके से बॉडी शेप एंड साइज पे डेवलप करता है। वेरिएशन, डिफरेंस एग्जिस्ट अमॉन्ग इंडिविजुअल ऑफ द सेम, ये चीज़ रिपीट कर गई है, डिलीट नहीं हो पाया। ओके, म्यूटेशन, ए सडन चेंजेस इन द डीएनए ऑर्गेनिज्म। डीएनए के लिए, डीएनए के अंदर जो फौरी तौर पे चेंजेस होता है, जैसे कि हमारे अभी कोरोना वायरस आया था, हमारे डीएनए के अंदर ही चेंजेस हो करके उस चीज़ को डेवलप कर रहा था, वायरस को, और जिसके वजह से उसे ख़त्म करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, और लाइव और जान लेके ही जाता था वायरस। और डीएनए के अंदर अगर चेंजेस कंडीशन में हो रहा है तो फिर गुड है, अगर आउट ऑफ कंट्रोल है तो यहाँ पर घातक, खतरनाक डिजीज़ का सामना करना पड़ जाएगा। और जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके अंदर चेंजेस लगातार होते रहते हैं अकॉर्डिंग कंडीशन। म्यूटेशन कैन हेल्पफुल, हार्मफुल और नेचुरल। म्यूटेशन इसमें
कह सकते हैं हेल्पफुल भी होते हैं, हार्मफुल भी होते हैं। हार्मफुल कौन से होते हैं? जो कैंसर्स वाले होते हैं। म्यूटेशन अगर किसी वायरस का होने लगा तो हमारा कोरोना वायरस जैसे हुआ था, तो हमें नुकसान भी पहुंचा सकता है, हमारे ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचा सकता है, बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर लोअर कंडीशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेचुरल सिलेक्शन ड्राइविंग थ्योरी, ऑर्गेनिज्म विद फेवरेबल ट्रेट्स सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने जो पसंदीदा जो ऑर्गेनिज्म है उनके तरफ सर्वाइव करते हैं और उसे दोबारा बनाते हैं। जैसे कि जनरेशन को बढ़ाने के लिए, और जैसे कि ह्यूमन बीइंग के साथ रिलेशन बनाता है ने, और एनिमल के साथ रिलेशन बनाता है, और प्लांट्स के साथ रिलेशन बनाता है। ऐसा तो नहीं है कि प्लांट्स और ह्यूमन बीइंग के साथ रिलेशन बनाए, तो ये फेवरेबल जो उनके होते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग। जैसे अभी हमने पपाया का एक एग्जांपल दिया था, पपाया का जो फेवरेबल है वो पपाया ही रहेगा, तो इसलिए वो अपने आप को वहाँ से रिप्रोड्यूस कर सकता है, फिर से बना सकता है, फिर से सामने रख सकता है। दिस ट्रेड्स आर पास्ड ऑन द नेक्स्ट जनरेशन, और ये ट्रेड्स हमारे नेक्स्ट जनरेशन में पास होती रहती है, और इसी से हमारी जो दुनिया की है वर्ड्स जो है, जो यहाँ के नेचर्स हैं, नेचर्स में डेवलपमेंट है, जो हमारे वातावरण में डेवलपमेंट है, जो चीज़ें टिकी हुई हैं, ख़त्म नहीं हो रही हैं, अगर ये ना हो तो वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। बहुत से स्पेसीज़ ख़त्म हो गए हैं, बहुत से प्लांट्स ख़त्म हो गए हैं, बहुत से एनिमल्स ख़त्म हो गए हैं, अगर वो जो सर्वाइव नहीं कर सके और अपना एडॉप्शन नहीं कर सके प्रॉपर वे में। ठीक है। दीज ट्रेड्स आर पास्ड ऑन द नेक्स्ट जनरेशन, और ये चीज़ नेक्स्ट जनरेशन में पास हो जाती है। जिराफ विद लॉन्गर नेक, जैसे जिराफ के अंदर लॉन्गर नेक कुड रीच मोर फूड एंड सर्वाइव बेटर। जो जिराफ की जो है गर्दनें लंबी होती हैं, और ये देखा गया था कि जो छोटे अ, नीचे, अगर इनकी गर्दन लंबी ना हो तो इन्हें जो पत्तियाँ खाने के लिए हैं ईज़िली नहीं मिल सकती। ये जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पे इनको नेचर ने इसी हिसाब से बनाया है कि ऊँचे-ऊँचे पेड़ों की पत्तियाँ लगातार खा सकें। ओके, और वहाँ घास वगैरह बहुत कम पाई जाती है, और ऐसे कंडीशन में उन्हें भूख से मर भी सकते हैं, ख़त्म भी हो सकते हैं। तो इसलिए वक्त के हिसाब से इनकी गर्दनें, जैसे कि पढ़ाया गया है, बायोलॉजी के अंदर पढ़ा भी गया है कि वक्त के हिसाब से इनकी गर्दनें लंबी होती गई। पहले ये छोटे गर्दन वाले हुआ करते थे। एडॉप्शन, एडॉप्ट करना किसी चीज़ को, ए ट्राइड दैट हेल्प्स ऑर्गेनिज्म सर्वाइव इन द इन्वायरमेंट। जब किसी चीज़ को एडॉप्ट करेगा इंसान, तभी जाकर सर्वाइव कर सकेगा। तो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म जो भी जीव हैं, अगर एडॉप्शन नहीं है उसके अंदर कंडीशन को लेकर के, और उसमें सर्वाइव कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, इन्वायरमेंट में रुकना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे अभी हीट बढ़ गई, उसका एडॉप्शन हो रहा है बॉडी के अंदर, या कोई अचानक कोई वायरस डेवलप हो गया, अब उसको जो है एडॉप्ट तो कर रहा है, एडॉप्ट करने के बाद उसके अगेंस्ट अपनी बॉडी को तैयार नहीं कर पा रहा, तो ये इस कंडीशन में रहना बचना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी आपने देखा होगा, एक नियरेस्ट एग्जांपल है कोरोना वायरस जब हुआ था, तो इसमें बहुत से लोगों ने वो एंटीजन्स, जो वायरस गया बॉडी के अंदर, उसमें से कुछ ऐसी चीज़ें अडॉप्ट कर लिया, एंटीजन्स बॉडी के अंदर बन गया, जो कोरोना वायरस होते हुए भी जो है उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। तो ये एडॉप्शन ही था, जो लोग बच गए, और जो कुछ लोगों को वैक्सीन भी दी गई, वैक्सीन एडॉप्शन को के लिए, बॉडी को तैयार रखने के लिए। ओके, एग्जाम्पल, कम्फल्स इज अ कैमेलॉन थिक फ्योर पोलर बियर्स, और ये एडॉप्शन जैसे कि कैफ्लर्स कैमेलॉन और थिक फ्योर, और ये जो है अपनी ही नस्ल को अपनी ही कैटेगरी के अंदर अडॉप्ट करते हैं। जैसे कि मेल जो है जो
ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग का एडॉप्शन करता है, जिसकी वजह से उसका उसकी जनरेशन, उसकी डेवलपमेंट होती रहती है लगातार। हम जनसंख्या बढ़ती रहती है। अगर एडॉप्शन ना हो तो ऐसी कंडीशन में जनसंख्या ख़त्म हो जाएगी। कई बार रिसर्च में देखा गया है कि दूसरे कोई एनिमल्स को बनाया गया है, क्लोनिंग के ज़रिए पुरानी स्पेसीज़ को जो ख़त्म हो रही है उसको जनरेट किया गया है, तैयार किया गया है। तो ये एडॉप्शन की वजह से, जब एडॉप्शन सही तरीके से होता है तो डेवलपमेंट भी प्रॉपर होता रहता है, वरना चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। स्पेसिएशन, द फॉर्म्स ऑफ न्यू स्पेसीज ड्यू टू लॉन्ग टर्म्स एवोल्यूशन एंड आइसोलेशन। जो स्पेसिस, जो नई स्पेसिस डेवलप हो रही है एटमॉस्फेयर में, उसे ड्यू टू लॉन्ग टर्म्स, उसे लॉन्ग टर्म तक एवोल्यूशन करना होगा, और एंड आइसोलेशन, और अपने आप को आइसोलेट करना होगा। जैसे कि कुछ अभी जब कोरोना वायरस हुआ था तो कुछ स्पेसिस के बारे में भी आ रहा था कि कुछ वायरस ऐसे हैं जो अभी तो कुछ नहीं करेंगे, धीमे धीमे अपने आप को बढ़ाते हैं, फिर बढ़ाने के बाद अचानक वो अटैक करते हैं। तो इस तरीके से कुछ इंसेक्ट्स भी होते हैं, जैसे मॉस्किटोज़ वगैरह हैं, ये अपने आप को उस इन्वायरमेंट में आइसोलेट करते हैं, क्योंकि जो इंसेक्ट के लिए हम जो पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, देखते हैं थोड़ी देर पेस्टिसाइड यूज़ किया जाता है तो वो गायब हो जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं, जैसे घर के अंदर कॉकरोच भी है। लेकिन उसके बाद थोड़ी देर के बाद फिर वो डेवलप हो जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं फिर उन्हीं मॉस्किटो रेफलेंस है, या फिर आप मॉस्किटो स्प्रे है, या फिर आप हीट वगैरह डालते रहें, उन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो ये क्या कहते हैं, स्पेसिस लॉन्ग टाइम तक इवोल्यूट करते हैं और उनके अंदर आइसोलेशन कैपेसिटी पैदा हो जाती है, जिससे कि फिर आगे जो है वो सर्वाइव कर जाते हैं और बाकी उसमें से ख़त्म हो जाते हैं। एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन फुलिश, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, सो चेंज और ऑर्गेनिज्म ओवर टाइम। बहुत जो चीज़ें पत्थर के नीचे, जैसे कोई एनिमल्स वगैरह दब गए हैं किसी ज़माने में, और वो लॉन्ग टाइम तक पड़े रहे, तो उसी कंडीशन में पड़े रहे, फिर बाद में उन्हें निकाला गया और रिसर्च किया गया, उनके क्लोनिंग करके उनके डीएनए को निकाल करके फिर से वो चीज़ें लाई जा रही हैं अभी साइंस में, जैसे कि देखा जा रहा है। तो इसी तरीके से कोई प्लांट्स हुए या एनिमल्स हुए, इनके लिए दोबारा उनको तैयार किया जा रहा है। और कंपैरेटिव एनाटॉमी, सिमिलर बॉडी स्ट्रक्चर इन द डिफरेंट स्पेसीज। अब यहाँ पे कंपैरेटिव एनाटॉमी के बारे में जाना जा रहा है। जैसे कि आप देखें, ह्यूमन जैसे कि ह्यूमन बॉडीज़ हैं, ह्यूमन बीइंग है, इंसान है, एंड बर्ड्स। अगर उनको अ, उनकी एनाटॉमी को देखा जाए तो कुछ बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं नज़र आता। आर्म्स हैं ह्यूमन के अंदर, इंसान के अंदर आर्म होती हैं, बाहें होती हैं, उसी की जगह पे बर्ड्स के अंदर विंग्स पाए जाते हैं। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है। तो बहुत हद तक सिमिलरिटी मिलती है। जैसे कि मंकी देख लें, पूरा ह्यूमन ही बीइंग दिखता है, लेकिन सिर्फ वो अपने कुछ कैरेक्टर की वजह से वो अलग है, वरना फिर वो समझदार भी है और मस्ती भी करता है और इशारे भी समझता है, इशारे भी करता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं सिमिलरिटी है, लेकिन फ़र्क है। ऐसे तरीके से कि जब हम प्रैक्टिकल, अभी तो नहीं होता, पहले तो फ्रॉक का डिसेक्शन हुआ करता था कॉलेजेस में। वो फ्रॉक के डिसेक्शन में देखते थे बहुत सी, जो पहला जो हम लोगों का प्रैक्टिकल हुआ है साइंस के अंदर, बायो के अंदर, फ्रॉक डिसेक्शन था। फ्रॉक डिसेक्शन के अंदर देखा गया है सिमिलरिटी जो है ह्यूमन बॉडीज़ के है, जैसे कि लीवर, इंटेस्टाइन, ये सारी चीज़ें, किडनी, ये सारी चीज़ें बिल्कुल प्रॉपर वे में इंसान ही जैसी दिखती थी। इसीलिए वहाँ पर बायोलॉजी के अंदर फ्रॉग डिसेक्शन ही रखा गया था, जैसे कि फर्स्ट एनाटॉमी आप पढ़ सकें या हम पढ़ सकें। जेनेटिक सिमिलरिटी, डीएनए सीक्वेंस इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, ये डीएनए सीक्वेंस इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, जो डीएनए की जो सीरीज़ होती है, जो वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट होते हुए भी फिर भी सिमिलर होती है, उनके स्ट्रक्चर, उनकी बनावट, लेकिन डीएनए पे ही बेस करता है किस नस्ल का है, किस एनवायरनमेंट का है। तो इसमें डीएनए से ही पहचान पाते हैं हम किसी डेथ बॉडी की सैम्पलिंग, ब्लड की सैम्पलिंग, स्किन सैम्पलिंग करके
डीएनए के ज़रिए या फिर हेयर को लेकर के, नेल को लेकर के डीएनए सैंपलिंग होती है, जिससे कि हम पहचान सकते हैं ये किस ख़ानदान से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए डीएनए जितने भी स्पेसीज़ हैं यहाँ पे होते तो सिमिलर है, लेकिन फिर भी अलग-अलग पाए जाते हैं उनके स्ट्रक्चर। अगर कभी रेप के केस में आपने देखा होगा कि डीएनए सैंपलिंग की गई और उससे पता चला कि ये जो विक्टिम था, जो पकड़ा गया है, वो नहीं था बल्कि दूसरा कोई था और उसके ऊपर पूरा ब्लेम कर दिया गया। तो डीएनए चेकिंग दोनों के ऊपर होती है। डीएनए अगर सेम हो गया तो विक्टिम वही माना जाएगा, अगर डीएनए मैच नहीं किया तो वो छूट जाता है। एम्ब्रियोलॉजी, सिमिलरली एम्ब्रायो डेवलप इन मैनी स्पेसीज। एम्ब्रियोलॉजी जो भ्रूण विज्ञान कहते हैं, इसे यूँ समझें तो प्रेगनेंसी डेवलप करने वाला जो साइंस है उसे एम्ब्रायोलॉजी कहते हैं, जो पेट के अंदर, गर्भ के अंदर पल रहे बच्चों के बारे में जानकारी देता है, उसे हम एम्ब्रायोलॉजी कहते हैं। ये एम्ब्रायोलॉजी जो है एक जैसी होती है करीब-करीब बहुत से ज़्यादा स्पेसीज़ की। अब जैसे कि जो एग्स देते हैं, जिनका डेवलपमेंट बाद बाहर होता है, जैसे हेन्स हैं, मुर्गियाँ हैं, उनके एग्स से जो चूज़े निकलते हैं, एम्ब्रियोलॉजी तो उनमें भी ये डेवलप है, लेकिन वो आउट बॉडी बॉडी से बाहर एनवायरनमेंट के अंदर होती है, वो एक सेल के अंदर, एग के अंदर। और ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या होता है, इंटरनल होती है, फिटस के अंदर डेवलप होता है, एग्स वहीं बनता है, स्पर्म वहीं पे फर्टिलाइज होता है। लेकिन हेन्स के अंदर क्या होता है, स्पर्म हेन्स को कॉक प्रोवाइड करता है फर्टिलाइजेशन मीटिंग के ड्यूरेशन, और ये जो फ्यूज़न होता है उसके बॉडी के अंदर होता है। और फ्यूज़न जब बॉडी के अंदर होता है तो उसके बाद जब एग्स प्रोड्यूस होता है बॉडी से, उसका आउट होता है, उस कंडीशन में उसमें चूज़े आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये कब होता है, जब देसी मुर्गी जिसे कहते हैं, जो कॉक के रिलेशन में हो। तो ज़्यादातर ये जो अभी हम लोग एग्स खा रहे हैं वो फॉर्म में है, वहाँ कॉक्स नहीं होते, सिर्फ वो एक सेल्स होता है। उसके अंदर स्ट्रक्चर तो सारे आपको मिलेंगे, एम्ब्रॉय के भी मिलेंगे, लेकिन वो जाइगोट के भी कुछ सेल्स दिखते हुए निकले, लेकिन वो जाइगोट डेवलप नहीं होते हैं, उसका शीट कहते हैं, एक शीट। उसे जब सीमेंस स्पर्म या सीमेंस अगर अ, उसे रिएक्ट करता है, तभी जा कर के उसमें कोई नया डेवलपमेंट एवोल्यूशन होता है और नया स्पेसिस डेवलप होता है। ये सारी एनिमल्स के अंदर हैं और वेजिटेबल्स के अंदर हैं, प्लांट्स के अंदर भी पाए जाते हैं। तो अलग-अलग तरीके से, जैसे कि आप सेब देखें, वो भी एवोल्यूशन है, उसका जो फर्टिलाइज़ेशन होता है वो भी उनके भी एम्ब्रियोलॉजी होते हैं और उनके भी डेवलपमेंट होते हैं। तो ये आसान लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि जैसे पपाया है, ये भी सारे प्रोसेस से होके गुजरता है। ओके, लेकिन पपाया में भी बहुत सी क्वालिटी होती हैं, वो उसी क्वालिटी के उनको जो उसमें से प्रोड्यूस होते हैं, अभी ज़हन नहीं आ रहा, सेल जो फर्टिलाइज़ करते हैं उनके पेटल्स को, सॉरी, तो वहाँ पर वो उसी शेप और साइज़ का बनता है। और अगर देसी है तो देसी बनेगा, अगर वो फॉर्मिंग वाला है तो फॉर्मिंग बनेगा। लेकिन अगर उसे कन्वर्ट करना है, चेंज करना है, तो फिर उसे प्रोसेस करना पड़ता है। फेमस साइंटिस्ट चार्ल्स डार्विन, ये बहुत मशहूर साइंटिस्ट हैं। चार्ल्स डार्विन प्रो प्रपोज द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इन द बुक। इन्होंने एक बुक में नेचुरल थ्योरी दी है, सिलेक्शन किया है, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज 1859 में इन्होंने इस बुक को लिखा है, और जिसमें इन्होंने ये सारी जानकारियाँ दी हैं। इन समरी, इनसे स्टडी करने में हमें जो निचोड़ निकलता है, जो अर्थ निकलता है, एवोल्यूशन इज़ द रीज़न वाई ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। एवोल्यूशन जो विकास है, एवोल्यूशन है जो हाँ, विकास कहेंगे, वाइल जो भी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके लिए ज़रूरी है, आर रिलेटेड एंड हैव चेंजेस फ्रॉम सिंपल ancestor to more complex form over millions of years। और ये लगातार
होता चला आया अरबों साल से, और जिसके वजह से आज दुनिया में यहाँ तक चीज़ें पहुँच चुकी हैं और यहाँ तक डेवलपमेंट हम दे सकते हैं। ओके, थैंक यू। आज का लेक्चर यहाँ कंप्लीट हो गया। थोड़ा इसमें मेडिसिन से रिलेटेड तो नहीं था, लेकिन ये सेल्स एंड बायोलॉजी का थोड़ा सा स्ट्रक्चर था यहाँ पे, उसको हमने